हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सॉलिड स्टेट इस चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है यूनिट सेल, इस टॉपिक में टोटल 3 यूनिट सेल हमने पढ़ा है। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इन तीनों यूनिट सेल को लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग इन सॉलिड। तो सॉलिड में पैकिंग किस तरीके से होती है इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको लास्ट लेक्चर से लग गया है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पैकिंग बताया था। तो बेसिकली पैकिंग से हम क्या कर सकते हैं, स्पेस लैटिस बना सकते हैं और इस स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी पैकिंग से मिलती है ये लास्ट लेक्चर में आपको बता रखा है। क्या नाम होता है उस पैकिंग का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, स्क्वायर पैकिंग इन 3D। तो ये दोनों पैकिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको है और बाकी की जो पैकिंग्स है ये भी आज के लेक्चर में हमें डिस्कस करना है। लेकिन पैकिंग इन सॉलिड ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक इन तीनों यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा है, इसके ऊपर बेस्ड ये टोटल 4 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लो अच्छे से, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रखा है, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस, पोटेशियम की बात है इन बीसीसी लैटिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दे रखा है। यूनिट सेल का एच लेंथ है A 5.2 एंगस्ट्रॉम और आपको ये पता करना है कि सॉलिड मतलब कि पोटेशियम का डेंसिटी क्या हो सकता है और पोटेशियम एटम का रेडियस क्या हो सकता है। तो बहुत इजी है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जो अपने पास स्फीयर्स प्रेजेंट है, लैटिस पॉइंट मतलब कि क्या होंगे, पोटेशियम एटम होगा। तो एटम का जो रेडियस है R और यूनिट सेल का जो एच लेंथ है A, इनमें रिलेशन आपको पता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ये रिलेशनशिप अपने पास कहां से आता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है 5.2 एंगस्ट्रॉम इसका एच लेंथ है। अब ये सब हटा देता हूं। ये रिलेशनशिप अपने पास कहां से आता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, जहां पर एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं तो बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग ही ऐसा हो पाता है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में लैटिस पॉइंट्स कहां पे होते हैं, कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे। तो बॉडी सेंटर पे ये जो बॉडी डायगोनल होता है, ये कॉर्नर वाला एटम, ये कॉर्नर वाला एटम, ये बॉडी सेंटर वाला एटम, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो गया, 4R इज इक्वल टू √3A। A का वैल्यू आपको बता रखा है कितना है, 5.2 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से पोटेशियम एटम का रेडियस आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो हो गया। डेंसिटी आपको बताना है तो डेंसिटी के लिए कोई फॉर्मूला याद करके मत रखो, सिंपल आप बोलो मास बाय वॉल्यूम। मास किसका, जितने भी एटम्स एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में एटम्स के पास ही मास हो सकता है। तो यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे उन सभी एटम्स का मास डिवाइडेड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। यूनिट सेल अपन को कौन सी डील करनी है, क्यूबिक। क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब। तो A आपको पता है और मास, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में इफेक्टिवली 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। पोटेशियम के एक एटम का मास कितना है, 39 AMU। तो कितना हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ए अपने पास कितना है 5.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्यूब। तो यहां से डेंसिटी किस में आ जाएगा, kg पर मीटर क्यूब में। ये इस तरीके से आपने आंसर बना दिया। चाहे तो आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मेटल क्रिस्टलाइजेस इन 2 क्यूबिक लैटिस i.e. FCC और BCC। चलो दो तरीके से लैटिस में ये क्रिस्टलाइज होता है। मेटल आपने सेम ही ले रखा है एक तरीके से। और इन दोनों क्यूबिक यूनिट सेल का जो यूनिट सेल का एच लेंथ है वो आपको दे रखा है। रेशियो ऑफ डेंसिटीज आपको बताना है। तो ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला आप यूज कर लो, मास बाय वॉल्यूम, और उससे अपने पास इनकी डेंसिटीज का रेशियो पता चल जाएगा। FCC लैटिस है, BCC लैटिस है। तो बेसिकली अपने पास क्यूबिक यूनिट सेल ही है। FCC का जो डेंसिटी आएगा, BCC का जो डेंसिटी आएगा, सेम मेटल क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो डेंसिटी कितना होता है, मास बाय वॉल्यूम, m/v। FCC लैटिस में टोटल 4 एटम्स होते हैं। एक एटम्स का मास मान लेता है x डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, A क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे कितना एटम होते हैं, 2। एक एटम का मास मान लेता है x, सेम एटम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम अपने पास कितना होगा, क्यूबिक यूनिट सेल है। बस अरेंजमेंट कैसा है, या तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है, लेकिन यूनिट सेल तो क्यूबिक ही है। और क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, A क्यूब। यहाँ पर A अपने पास कितना है, FCC में 3.5 एंगस्ट्रॉम क्यूब, और यहाँ पर A कितना है, 3.0 एंगस्ट्रॉम क्यूब। x चला जाएगा, ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये रेशियो आपने डेंसिटीज का निकाल लिया। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था, अच्छे से नोट कर लेना आप एक बार इसको। अब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर मतलब कि
आप तभी निकाल सकते हो जब आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए, एफसीसी लैटिस हैज अ पैरामीटर ए मतलब क्या होता है, एज लेंथ। एज लेंथ आपको दे रखा है क्यूबिक लैटिस का, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये टाइप का अरेंजमेंट है, 400 पिकोमीटर। क्या पता करना बेटा, इस लैटिस का मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, मोलर 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एटम्स। ठीक है, अब अगर आपने क्या किया कि एक एटम का वॉल्यूम निकाल लिया और उसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर लिया और बोल दिया कि एक मोल एटम्स का ये वॉल्यूम है, तो वो आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि एटम तो अपने पास इस तरीके से होता है ना बेटा, और आपने इसका पूरा मतलब कि ढंग से ही मतलब वॉल्यूम निकाल दिया एक मोल का। तो एटम्स का वॉल्यूम बेसिकली आपने काउंट किया, इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस है इनका वॉल्यूम तो काउंट हो ही नहीं रहा है, और लैटिस में तो एम्प्टी स्पेसेस होते ही हैं। इसने भी बोला है कि कैलकुलेट मोलर वॉल्यूम ऑफ लैटिस इंक्लूडिंग एम्प्टी स्पेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि एफसीसी लैटिस में अपने पास एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इफेक्टिवली कितना एटम्स होते हैं एफसीसी लैटिस में, 1/8 इंटू 8, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 8 कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर्स पे। टोटल फेस सेंटर्स कितने होते हैं और हर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो यहाँ से 3 एटम्स, यहाँ से 1 एटम, टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये 4 एटम एक यूनिट सेल के अंदर आते हैं। और इस यूनिट सेल में एटम्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है वो तो ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस भी तो हैं, तो इन एम्प्टी स्पेसेस को भी काउंट करना है। तो किस तरीके से ये आंसर हम निकाल सकते हैं, तो उसका एक सिंपल सा फंडा होगा कि आप एटम्स का वॉल्यूम मत निकालो, आपको किसका वॉल्यूम निकालना है, यूनिट सेल का। तो बताइए 1 मोल एटम है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है। इतना एटम्स कितनी यूनिट सेल में पैक हो सकता है, क्योंकि यूनिट सेल में फिर एम्प्टी स्पेसेस का वॉल्यूम अपने आप ही काउंट हो जाएगा। तो एक यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल अपने पास कितना आ जाएगा, टोटल एटम्स इतना है n है डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि एक यूनिट सेल में 4 एटम पैक हो सकते हैं, तो टोटल यूनिट सेल आपको इतना रिक्वायरमेंट होगा। और यूनिट सेल आपने निकाल लिया कि इतने यूनिट सेल की रिक्वायरमेंट है, हर किसी यूनिट सेल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इस टोटल वॉल्यूम में कितना एटम होंगे, 1 मोल एटम होंगे, और इन 1 मोल एटम का आपने एक ऐसा वॉल्यूम निकाल दिया जिसमें एम्प्टी स्पेसेस भी काउंट हो रहे हैं। तो बताइए टोटल मोलर वॉल्यूम, टोटल मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम अपने पास कितना होगा, क्यूबिक यूनिट सेल है तो a क्यूब वॉल्यूम होगा, और इस तरीके से टोटल मोलर वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, और इस मोलर वॉल्यूम में एम्प्टी स्पेसेस भी काउंट हुए हैं, ये भी अच्छे से नोट करो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए वापस से आपको यूनिट सेल बतानी पड़ेगी, और यूनिट सेल में आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी भी पर्टिकुलर आइटम का जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है, इसकी डिस्टेंसेस आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, क्योंकि डिस्टेंसेस तो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखी है। केवल ये कैलकुलेट करना है कि किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऐसे टाइप के एटम्स कितने हो सकते हैं, जैसे कि नियरेस्ट नेबर सिंपल क्यूबिक में जो होता है उनका नंबर ऑफ एटम्स ये कितना हो सकता है। तो पहला आता है सिंपल क्यूबिक में, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बना दिया। कहाँ प्रेजेंट होते हैं इसमें एटम्स, कॉर्नर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंसेस क्या हो सकती हैं, 2 एटम्स के बीच में क्या डिस्टेंस हो सकती है, ए हो सकती है, फेस सेंटर में क्या हो सकता है, √2a, और बॉडी डायगोनल पे क्या हो सकता है, √3a। और अगर मान लो कि नेक्स्ट यूनिट सेल के एटम की बात करें, तो इस एटम और नेक्स्ट यूनिट सेल के एटम में क्या डिस्टेंस हो सकती है, a + a 2a, तो 2a तो ज्यादा है, √3a कम है, तो ये नेक्स्ट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, और ये नेक्स्ट हो गया। आपको क्या काउंट करना है कि जो नेक्स्ट डिस्टेंस पे एटम्स प्रेजेंट है ये एटम्स कितना है, या इसके भी आगे नेक्स्ट डिस्टेंस पे जो एटम्स प्रेजेंट है ये कितना है। तो डिस्टेंस अपने पास कौन सी है, ए वाले डिस्टेंस पे कितना एटम्स प्रेजेंट है। तो आप देख लो इस कॉर्नर के अबाउट कितने एजेस निकल सकते हैं, टोटल 6 निकल सकते हैं, तो बेसिकली 6 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, यहाँ पे जाएगा, फिर इधर जाएगा, और इसमें ऊपर जाएगा, 4th, 5th, 6th। तो जो नियरेस्ट नेबर है वो कौन सी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ए डिस्टेंस पे, इस पर्टिकुलर एटम से बात कर रहा हूं मैं, और ए डिस्टेंस पे ऐसा कितना एटम्स प्रेजेंट है, 6।
नेक्स्ट नियरेस्ट अपने पास कौन सा है, √2 है, तो √2 ए पे कितने प्रेजेंट होंगे अभी निकाल के देखते हैं। और ये बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से आएगा अभी यहाँ पे, है ना, इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बताइए √2 ए पे जो एटम्स आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, फेस सेंटर पे। तो थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं मैं। इस एटम की अगर बात करें तो ये एटम किससे कनेक्टेड है, इस फेस से, इस फेस से एक पर्टिकुलर कॉर्नर से 3 फेसेस निकलते हैं, और इस फेस से ये कौन सा है, फ्रंट वाला। ये कौन सा है अपने पास, लेट अस से कि लेफ्ट, सॉरी राइट हो गया ना, ये तो राइट फेस सेंटर। और ये कौन सा हो गया, टॉप। तो ये फेस सेंटर है, ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है, और ये राइट वाला फेस सेंटर है। तो एक कॉर्नर बेसिकली कितने फेस सेंटर से कनेक्टेड है, या कितने फेसेस से कनेक्टेड है, 3। और इन फेस सेंटर में, सॉरी फेस सेंटर में तो कोई एटम नहीं है, फेस डायगोनल के जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे ये एटम प्रेजेंट है √2 पे। तो एक कॉर्नर से ऐसे कितने एटम निकलेंगे, टोटल 3 एटम निकल सकते हैं, क्योंकि टोटल 3 फेसेस से ये कनेक्टेड है। तो फेस के एंड में जो डायगोनल पे डिस्टेंस आ रही है, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस हो गई है इस फेस पे, टोटल ऐसे 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो एक कॉर्नर का एटम √2 डिस्टेंस पे 3 एटम से कनेक्टेड है। लेकिन अभी ये अधूरा है, क्योंकि ये जो कॉर्नर का एटम है ये बाकी 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है। अभी तो यहाँ पे केवल 1/8 पार्ट है। तो इस कॉर्नर का जो एटम का बाकी का हिस्सा है वो बाकी 8 यूनिट सेल में। तो 8 यूनिट सेल में ये कॉर्नर का एटम कितने से कनेक्टेड होगा, 3 फेस डायगोनल के एटम से कनेक्टेड होगा। तो 8 × 3 क्या 24 इस डिस्टेंस पे इसके नेबर आएंगे क्या, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब इस कॉर्नर से आप 8 यूनिट सेल बनाओगे तो इसमें से सारे फेसेस में से आधे फेसेस तो कॉमन ही आएंगे। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 12। √2a डिस्टेंस पे केवल 12 एटम्स ऐसे हैं जिनको आप क्या बोल सकते हो, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब आ जाते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पे। तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बना देते हैं। इसमें भी पहले नेक्स्ट और नेक्स्ट नियरेस्ट की डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ये पता कर लेंगे कि इस डिस्टेंस पे कितना एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये बॉडी सेंटर हो गया, और कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होता है, यही अपने पास BCC लैटिस है। अब देखो, जैसे मान लो कोई भी एटम है तो इनके बीच में डिस्टेंसेस क्या है, a डिस्टेंस भी है, √2a भी है, और इस कॉर्नर से अगले कॉर्नर मतलब कि बॉडी डायगोनल पे √3a भी है, और बॉडी सेंटर पे √3a/2 भी है। तो √3a/2 सबसे कम लग रहा है, a उससे ज्यादा लग रहा है, √2a उससे ज्यादा लग रहा है, √3a उससे ज्यादा लग रहा है। तो ये हो गया नेक्स्ट, और ये हो गया नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ये हटा दो, ये पूछा ही नहीं है। तो बताइए √3a पे कितने, a/2 पे कितने प्रेजेंट होंगे। तो आप इस बॉडी सेंटर से देखो ना, ये बॉडी सेंटर हर किसी कॉर्नर से √3a/2 पे प्रेजेंट है, और बॉडी सेंटर हर किसी एटम से कनेक्टेड है। तो बेसिकली कितना नेबर्स हो सकते हैं, 8। अगले डिस्टेंस क्या है, a। तो a पे कितना आ जाएगा, ये a है, तो a पे कितने आ जाएंगे, 1 2 3। हर किसी एजेस के एंड पे एक एटम होगा, और ये जो एटम होगा इस बीच वाले एटम से a डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा। ये कितना हो गया, 4, ये कितना हो गया, 5, और ये कितना हो गया, 6। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट अपने पास कितना आ जाएगा, 6, और नेक्स्ट नियरेस्ट अपने पास कितना आ जाएगा, 8। और ये हम बेसिकली कहाँ से पता कर पा रहे हैं, अगर हमें ये डिस्टेंसेस पता है तो इसी डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ एटम्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर आपने डिस्टेंसेस सही नहीं देखी है तो नंबर ऑफ एटम्स भी गलत ही आएंगे। लास्ट वाला है अपने पास FCC। अब FCC में आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले FCC लैटिस बनाएंगे, और FCC लैटिस में पता करेंगे कि नियरेस्ट नेबर कौन है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है। FCC लैटिस में कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और कहां प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर पे। ये फेस सेंटर, राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम, फ्रंट और बैक। क्रॉस से मैंने फेस सेंटर दिखाया। तो बताइए ये एटम इस एटम से कितनी डिस्टेंस पे, a। फेस सेंटर से कितना डिस्टेंस है, √2a डिवाइडेड बाई 2। और अपने पास कौन सी डिस्टेंस आ रही है, √3a भी आ रहा है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होने वाली है। और कौन सा आ रहा है, √3a आ रहा है, √3a/2 कहीं नहीं आ रहा है, √2a भी आ रहा है। √2a कहां से आएगा, फेस डायगोनल से। √2a/2 कहां से आएगा, फेस डायगोनल के जस्ट हाफ से। a कहां से आएगा, एज लेंथ से। सबसे कम ये है, उससे कम ये है। तो ये हो गया नियरेस्ट नेबर,
और ये हो गया अपने पास नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब ऐसा एटम्स कितने प्रेजेंट है, ऐसा एटम्स कितने प्रेजेंट है, ए डिस्टेंस पे कितना एटम्स प्रेजेंट है, ये तो बहुत इजीली आ जाएगा। जैसे मान लो कि आप इसी एटम को कंसिडर कर लो, ए डिस्टेंस पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एज लेंथ पे ही प्रेजेंट होते हैं, तो इससे कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, 1 2 और 3। ये तो इस यूनिट सेल की बात है। ये एज आगे भी तो जाएगी, ये एज आगे भी जाएगी, ये एज आगे भी जाएगी, तो यहाँ पर भी एटम्स प्रेजेंट होंगे ए डिस्टेंस पे। तो नेक्स्ट नियरेस्ट अपने पास कितने आ जाएंगे, 6। अब नियरेस्ट पे आते हैं। नियरेस्ट अपने पास कहाँ प्रेजेंट है, √2a/2। √2a/2 क्या है, फेस सेंटर से कॉर्नर का डिस्टेंस। तो बेसिकली फेस सेंटर पे जो एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर उसके साथ कनेक्टेड है √2a/2 डिस्टेंस पे। तो इस कॉर्नर के साथ कितने फेस सेंटर कनेक्टेड है, तो इसके साथ कितने फेस सेंटर कनेक्टेड होंगे, जितने फेस कनेक्टेड है। कितने फेस कनेक्टेड होते हैं, 3, टॉप वाला, फ्रंट वाला और राइट वाला। तो 3 एटम्स कनेक्टेड हैं। अगेन वही बात आ गई कि यहाँ पे ये जो एटम है, यहाँ पे केवल 1/8 पार्ट है, इस एटम के बाकी 7/8 पार्ट अगेन 7 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और वो सभी कॉर्नर का जो एटम है वो अगेन वहाँ पे 3 फेस सेंटर से कनेक्टेड होंगे। तो 3 फेस सेंटर मल्टीप्लाइड बाई 8 पार्ट्स हो गए, और ये 8 पार्ट्स एक ही एटम को बिलोंग करता है। तो टोटल 24 नेबर आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से हाफ फेसेस तो कॉमन ही होंगे। जैसे मान लो कि एक यूनिट सेल आप यहाँ पे कंसिडर करो, तो इस यूनिट सेल का ये जो फेस है और ये जो फेस है वो तो कॉमन ही आएगा। तो टोटल 24 एटम से ये कनेक्टेड है, लेकिन हाफ फेस सेंटर यहाँ पे कॉमन आएंगे, तो टोटल कितना आंसर आ गया, 12। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नियरेस्ट नेबर कहाँ पे होता है, √2a/2 पे होता है। कितने नेबर होते हैं, 12 नेबर होते हैं। और नेक्स्ट नियरेस्ट कहाँ पे होता है, ए डिस्टेंस पे होता है। ऐसे कितने नेबर प्रेजेंट होते हैं, 6। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए। ये सारे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में जो आपने यूनिट सेल पढ़ा था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक, इनके ऊपर बेस्ड था। तो लास्ट लेक्चर अगर बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। अब हमें स्टार्ट करना है कि सॉलिड स्ट्रक्चर में पैकिंग किस तरीके से होता है। तो पैकिंग को एकदम सबसे बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा ही 3D पैकिंग पे आ गए, और यहाँ पे पैकिंग में बेसिकली आपको काफ़ी सारे 3D फिगर्स भी देखने पड़ेंगे, और उन्हीं 3D फिगर से आपको पता चलेगा कि 3D स्ट्रक्चर में जो पैकिंग है वो किस तरीके से होती है। 1D और 2D में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 3D पैकिंग में आपको फिगर्स देखने पड़ेंगे। और ऑलरेडी आपको 1-2 टाइप ऑफ पैकिंग का आइडिया है ही सही, जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कौन सी टाइप की पैकिंग से आता है, इसका आइडिया आपको है। तो पैकिंग में यहाँ पे बता दूंगा। पैकिंग से फिर स्मॉलेस्ट पार्ट को कट करेंगे तो सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। और यूनिट सेल के स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। ये स्पेसिफिकेशन हम वापस से किसके लिए पढ़ेंगे, अच्छा एफसीसी के लिए भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ रखे हैं। केवल एचसीपी यूनिट सेल के लिए पैकिंग भी डिस्कस करेंगे और यूनिट सेल को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट कर देते हैं पैकिंग इन सॉलिड। अब सॉलिड मतलब कि 3D डायग्राम है, तो 3D तक आने के लिए सबसे पहले 1D 2D यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1D पैकिंग की अगर बात करें तो किस तरीके से हो सकता है। 1D का मतलब क्या हो गया, एक लीनियर तरीके से पैकिंग करना है। पैकिंग किसका करना, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट पार्टिकल। कांस्टेंट पार्टिकल क्या हो सकता है किसी भी सॉलिड में, या तो एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। हमें तो जनरल एक स्फीयर कंसिडर करके चलना है। तो ये जो स्फीयर है ये लीनियर लाइन में कुछ इस तरीके से पैक हो सकता है। सारे स्फीयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोज पैकिंग। कुछ हासिल नहीं होगा, केवल आपको थ्योरी समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, किसी रीज़न के वजह से ये कुछ ऐसा भी आ सकता है कि ये सारे के सारे जो लीनियर लाइन में कनेक्टेड स्फीयर्स हैं ये एक दूसरे को कनेक्ट ना करें, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉट क्लोज पैकिंग। इससे कोई सॉलिड बन सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, केवल आपने एक डायग्राम देखा है। अब 2D पैकिंग आपके पास किस तरीके से होगा, इसको आप एक शीट में कन्वर्ट करना चाहोगे, और 2D पैकिंग में भी हम पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ये सब देखेंगे, लेकिन ये सारा कुछ हाइपोथेटिकल ही जाएगा। जब तक 3D तक नहीं आ जाते तब तक कोई मतलब ही नहीं है। 2D पैकिंग में अपने पास किस तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो कि ये आप इस तरीके से पैक कर रहे हो। अब अगला जो अपने पास लेयर है, लेयर नहीं बोलेंगे, अगली जो लाइन है स्फीयर्स की, अगर ये स्फीयर्स की लाइन से इस तरीके से मैच करता है तो थोड़ा ये स्क्वायर अरेंजमेंट लग रहा है आपको, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर अरेंजमेंट।
और सारे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन 2D लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि 2D में आपने पैक किया है, ये बेसिकली अपने पास क्या बन गया, एक शीट बन गया या क्या बन गया, लेयर बन गया। इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब यहां से आपको क्या करना है कि ये लैटिस का फॉर्मेशन हो गया। 2D तक सब हाइपोथेटिकल चल रहा है, लेकिन प्रोसेस को सीख रहे हैं हम, क्योंकि इसी प्रोसेस को कहाँ अप्लाई करना है, 3D में। ये आपने एक तरीके से क्या बना लिया, बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हैं, स्पेस लैटिस बना दिया कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का शक्ल मान लो कि ऐसा है। अब इस शक्ल में से क्या करना होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट आप कट करो और उस स्मॉलेस्ट पार्ट को अगर हर पॉसिबल डायरेक्शन में डुप्लीकेट करो तो अगेन ये स्पेस लैटिस बन सकता है। तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल आपको बनाना है। तो बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्ट हम किस तरीके से कट करते हैं ये भी आपको बता रखा है कि कभी भी इस तरीके से स्मॉलेस्ट पार्ट आपको कट नहीं करना है। कॉर्नर्स हमेशा स्फीयर्स के सेंटर पे आने चाहिए। तो एक तो ये पार्ट आप कट कर सकते हो, सिमिलरली आप ये भी तो कट कर सकते हो ना, क्योंकि इसको भी अगर आप हर पॉसिबल डायरेक्शन में डुप्लीकेट करो तो वापस से वो तो लैटिस बन जाएगा। ये तो करना ही नहीं। इसमें अपने पास एटम्स केवल कहां पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पे, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप। और इसमें कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट हैं ही सही, बीच में और कहां प्रेजेंट है, सेंटर पे भी है ही एक, तो उसको क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव, या और क्या बोल सकते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी केवल आप प्रोसेस सीख रहे हो और इसी प्रोसेस को हमें 3D में अप्लाई करना है। अब मान लो कि ऐसे 2D स्ट्रक्चर आ जाए हाइपोथेटिकल, तो इस 2D स्ट्रक्चर में भी आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो स्फीयर्स है, अभी तो स्फीयर नहीं बोलना पड़ेगा, अभी तो क्या बोलना पड़ेगा, सर्किल ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो आप कैसे भी नहीं निकाल सकते, यहाँ पे केवल आप एरिया ही निकाल सकते हो। तो ये जो सर्कल्स हैं, इन सर्कल्स की जो रेडियस है और यूनिट सेल का जो एज लेंथ है, इसमें क्या रिलेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, इस तरीके से आपको कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप करना है। कोऑर्डिनेशन, पैकिंग एफिशिएंसी, यूनिट सेल में ए और आर का रिलेशनशिप। ठीक है, तो कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि ये वाला यूनिट सेल आप कंसिडर कर लो ना, वो वाला यूनिट सेल कंसिडर कर लोगे तब भी आंसर तो एग्जैक्टली सेम ही आएंगे। तो सबसे पहले हम आगे ए और आर में रिलेशनशिप, तो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, ये टोटल 4 सर्किल कनेक्ट कर दिए, ये अपने पास यूनिट सेल हो गया, यूनिट सेल में इतना पैक्ड है और ये बाकी ये एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस है तो पैकिंग एफिशिएंसी 100% से तो कम ही आना है। क्या रेडियस है आर, ये क्या रेडियस है आर, और ये अपने पास स्क्वायर बन गया, इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर यूनिट सेल बोल सकते हैं। तो बताइए इसका एज लेंथ अपने पास किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2r, पहला रिलेशन। दूसरा अपने पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो उसके लिए वापस से स्पेस लैटिस पे चले जाओ। कोई भी एक एटम आप चूज कर लो, जैसे ये कितने से कनेक्टेड है, 1 2 3 4, 2D है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, इसके पीछे कोई लेयर नहीं है, ऐसा मत कर देना अभी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4। थर्ड अपने पास क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ किसके टर्म्स में आएगी, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आएगी या इन टर्म्स ऑफ एरिया आएगा, इन टर्म्स ऑफ एरिया। चलो बताओ, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया दैट इज शेडेड, मतलब कि जो एरिया आपने ये सर्कल से पैक किया है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये अपने पास कितना हो गया, 1/4 हो गया एक तरीके से। इस सर्किल का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, टोटल एक सर्किल हो गया। और एक सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल यूनिट सेल। यूनिट सेल अपने पास कैसा, स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। ए और आर में आप यहाँ पे रिलेशनशिप पुट कर लेना, उससे क्या पता चल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये वैल्यू आपको निकालना है। और एक और बात आपको क्या निकालनी होती है कि यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ सर्कल्स प्रेजेंट है, तो वो तो अपने पास आएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स बोलना तो गलत होगा, कांस्टेंट पार्टिकल्स बोल देता हूं। तो क्या हो जाएगा, अपने पास हर समय कॉर्नर में ही लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है और हर लैटिस पॉइंट का 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल 4 कॉर्नर्स हैं तो 1 कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो ये आपने देख लिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। अब यहाँ पे अपने पास 2D में एक और पैकिंग हो सकता है,
इससे बेटर पैकिंग हो सकता है। बेटर पैकिंग क्या हो कि ये जो फर्स्ट लेयर आपने बनाई है, इस फर्स्ट लेयर के ये जो वाइड आ रहा है ना, यहाँ पे ये वाइड, यहां पे आप सेकंड लेयर को प्लेस करो। तो सेकंड लेयर को अगर इस तरीके से प्लेस करेंगे तो ये पक्की बात है कि पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा। और ये आपको पता कैसे चलेगा, जब ये सारी प्रोसेस आप रिपीट करोगे, रिपीट करने के बाद आप पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे, तो यहां से जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रहा है उसके कंपैरिजन में इस टाइप की पैकिंग में पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा ही आएगा। तो ये तो ए हो गया मान लो इसका पार्ट, ये बी हो गया। इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन 2D लिखना पड़ेगा, या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये कैसे बनता है, पहले 1D में आपने इन सर्कल्स को क्लोजली पैक्ड किया, क्लोज पैकिंग नाम लिखा हुआ है, और अगली लेयर या अगली लाइन की बात कर रहा हूं, ये इनके वॉइड्स में इस तरीके से प्लेस किया। तो ऐसा लग रहा है कि पैकिंग तो ज्यादा ही आएगा, और आना ही है। यहां से भी आपको वही निकालना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, पैकिंग एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, और ए और आर में रिलेशनशिप। ए और आर में रिलेशनशिप बताने के लिए सबसे पहले ए मतलब क्या होता है, एज लेंथ। एज लेंथ किसका होता है, यूनिट सेल का। तो पहले यूनिट सेल तो आप कट करो, यूनिट सेल भी कट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा जा रहा है तो यूनिट सेल ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये पैरेललोग्राम के जैसे। ठीक है भाई, आप चाहें तो इस यूनिट सेल से भी वर्क कर सकते हो। ये यूनिट सेल अपने पास कैसा आ रहा है, प्रिमिटिव, क्योंकि केवल कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट है। और हम चाहें तो यूनिट सेल ऐसा भी कट कर सकते हैं, हेक्सागन के जैसा। ये ज़्यादा बेटर मेरे को लग रहा है। अच्छा, बेटर और नॉट बेटर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसके साथ आगे वर्क करना ही है, तो इसी पे हमें ध्यान देना है। तो इसको भी आप रिपीट कर लो हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में, यही स्पेस लैटिस आपको मिल जाएगा। स्पेस लैटिस नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको गलत लिख लिया। इसको बोलेंगे अपन एक तरीके से 2D लैटिस, और इसको क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि इसमें सेंटर में भी एटम्स प्रेजेंट है। तो ये कितना हिस्सा आ रहा है, 1/20 का एंगल है, तो सर्किल का 1/3 हिस्सा ही है। तो ये पैक आपने कर दिया इस तरीके से। और ये भी है। अब देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस बहुत कम हैं, ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। एम्प्टी स्पेसेस अगर कम है तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगा, ज़्यादा। सबसे पहले बात करें ए और आर के रिलेशनशिप की। अब ये सब आप नोट कर लेना, यहीं पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ए और आर के रिलेशनशिप की बात करेंगे। फर्स्ट, आर अपने पास क्या हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल्स। ए अपने पास क्या हो गया, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल आपने कैसा बनाया, हेक्सागन के जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद पैकिंग एफिशिएंसी बताना है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स बताना है। ठीक है भाई। अब इस हेक्सागन में आप देखिए कि यही इसका साइड है। साइड को आप क्या बोलोगे, एज लेंथ ए। तो एज लेंथ ए कितना हो गया, आर प्लस आर ही हो गया। तो ए इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 2r। ये भी ठीक है। अगली बात आ जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। इस एटम की अगर बात करें, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम से ये कनेक्टेड है। इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है, इसके पीछे कोई लेयर नहीं है, 3D पैकिंग नहीं है, अभी 2D पैकिंग ही है। तो टोटल अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया, 6। अगली बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो जितना एरिया हमने पैक किया है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना एरिया हम पैक कर रहे हैं, उसके पहले आप ये निकाल लो कि इफेक्टिव नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे कितने प्रेजेंट है। ये कितना हो गया, कॉर्नर पर 6 है, और ये 6 में से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। टोटल 360 का एंगल होता है, ये 120 के एंगल पे पैक्ड है, तो 1/3 कंट्रीब्यूशन है इंटू 6 प्लस बीच में कंप्लीट सर्किल प्रेजेंट है, तो इसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन है 2 + 1, टोटल कितना हो गया 3। तो 3 सर्कल्स का एरिया आप पैक करोगे, πr², एक सरफेस एरिया होता है सर्किल का, और मल्टीप्लाइड बाय 3, ये टोटल एरिया दैट इज पैक्ड डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो यूनिट सेल का एरिया अपने पास कितना आएगा, यूनिट सेल अपने पास हेक्सागन है। अब इसका एरिया क्या आ सकता है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से क्या बन जाएंगे, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएंगे, √3/4 a²। यही अपने पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का सरफेस एरिया होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 × √3/4 a²।
ये सारी जो पॉसिबिलिटीज थी या सारे स्पेसिफिकेशन है वो हमने डिस्कस कर लिए। ए और आर में रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी या इफेक्टिव नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस पर्टिकुलर 2D यूनिट सेल। तो यहाँ पे 2D में हमने सारी पैकिंग्स डिस्कस कर ली है। अब 3D पे आ जाते हैं। अब 3D में जो पैकिंग है, शुरुआत वाली पैकिंग्स तो बेसिकली बहुत ईजी है और उसके लिए 3D डायग्राम या एनिमेशन आपने लास्ट लेक्चर में देख भी लिया है, तो वहां से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट में हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है। इसके लिए स्पेस लैटिस कैसा बनाना पड़ेगा, 3D में कैसी पैकिंग करनी पड़ेगी, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। आज हमें बेसिकली किस पे फोकस करना होगा, FCC यूनिट सेल और HCP यूनिट सेल। इन पैकिंग्स को पढ़ते समय और भी काफी टर्मिनोलॉजी आने वाली है, जैसे कि वॉइड्स में क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। ये दोनों वॉइड्स की शक्ल कैसी होती है, इसको आप एक 3D डायग्राम से भी देखोगे। तो 3D पैकिंग, अब 3D पैकिंग में अपने पास क्या है, पहला स्क्वायर पैकिंग। तो ये तो आपको पता ही है। स्क्वायर पैकिंग में भी अपने पास दो पॉसिबिलिटी होती है, एक तो नॉर्मल स्क्वायर पैकिंग और दूसरा होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको ये स्फीयर्स, अब ये स्फीयर्स है, सर्कल नहीं है, इस तरीके से पैक करने होते हैं क्लोजली। स्क्वायर बनना चाहिए इस तरीके से, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर पैकिंग। और क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये सब लास्ट लेक्चर में आपने देखा था। इसको मैं क्या बोल दूंगा, लेयर ए। अगली लेयर कहां प्लेस करनी है, प्लेस सेकंड लेयर जस्ट अबोव फर्स्ट लेयर ए। तो सेकंड लेयर इस तरीके से प्लेस करेंगे तो कैसा टाइप का अरेंजमेंट बनेगा, ए टाइप। क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग आपने बोल दिया क्योंकि सारे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ए टाइप का अरेंजमेंट है। तो बेसिकली इस एटम के ऊपर भी एक एटम आएगा और इस एटम के नीचे भी एक एटम आएगा। ये ऊपर वाली लेयर में प्रेजेंट होगा, ये नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट होगा। हर किसी एटम के ऊपर एटम्स प्रेजेंट है और बेसिकली यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। और यहां से जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट अगर आप कट करोगे तो कौन सी यूनिट सेल बनती है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक की क्या स्पेसिफिकेशन है वो सब हमने पढ़ रखा है, तो उसको वापस से रिपीट नहीं करेंगे। फिर आपको बस यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वापस से बना के दिखा देते हैं। जैसे कि आपने ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को कट किया तो ये अपने पास लेयर 1 हो गया। मान लो लेयर 1 के ये सारे एटम्स आप देख लो, कॉर्नर पे जो एटम्स हैं ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ वैसे दिखता नहीं है बॉल स्टिक मॉडल में, लेकिन ये लेयर 1 के सारे एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अपने पास ए और आर में रिलेशनशिप क्या बनता है, आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू ए। ए अपने पास क्या हो गया, यूनिट सेल का एज लेंथ, आर अपने पास क्या हो गया, कांस्टेंट पार्टिकल का रेडियस। तो ये सारे एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनके जस्ट ऊपर आपने एटम प्लेस किए हैं तो वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इन एटम्स के ऊपर अगर एटम्स प्लेस करोगे तो कांटेक्ट में तो है ही सही। तो ये सब एटम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेयर 1 के जो एटम्स है लेयर बी से कनेक्टेड हैं, इसको हम बोल सकते हैं लेयर ए ही बोलना पड़ेगा, बी कैसे बोलेंगे। और ये भी लेयर ए ही, ऐसा बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के सारे स्पेसिफिकेशन हमने पढ़े हुए। अब सेकंड अपने पास स्क्वायर अरेंजमेंट में क्या आ सकता है, थोड़ा क्लोज पैकिंग मत रखो, स्क्वायर पैकिंग ही आप केवल उसको बोलो, तो वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं बोलेंगे। और जो ये यूनिट सेल अगर आप इसमें से कार्व करते हो तो इसमें आप देख लो कि कॉर्नर पे ये जो एटम्स प्रेजेंट है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे। यहां से कौन सा यूनिट सेल बनता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी सेंटर पे भी एक एटम प्रेजेंट होता है। अभी केवल आपने एक लेयर बनाया है, इस लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करना है। अब सेकंड लेयर को इस लेयर के एटम्स के जस्ट ऊपर अगर आप प्लेस करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट से क्या बनता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन यहां पे आपको पता ही है कि सेकंड लेयर को लेयर 1 के एटम्स पे प्लेस नहीं करना, लेयर 1 के एटम्स के वॉइड्स में प्लेस करना इस तरीके से।
अब ये जो सेकंड लेयर है इसके एटम्स आपको बिगड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे एटम्स यहाँ पे इक्वल ही हैं। इससे आपको ये भी पता चल गया कि सेकंड लेयर मतलब कि बॉडी सेंटर में जो एटम आएगा, ये बॉडी सेंटर का एटम लेयर 1 के एटम से कनेक्टेड है, और इसके ऊपर क्या होगा, लेयर 3 होगा उसके एटम से भी कनेक्टेड होगा। और ये भी पता चल गया कि जो कॉर्नर पे एटम्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो यहां से जब सिंपल क्यूबिक एक स्मॉलेस्ट पार्ट हम कट करेंगे तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये अपने पास हो गया लेयर 1, क्या बोल दिया, ए। इसके ऊपर अपने पास इस तरीके से आ जाएगा लेयर 2। हमें केवल इसी यूनिट सेल पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये बॉडी सेंटर है। इसको क्या बोलना पड़ेगा कि पहली लेयर के वर्ड्स में आपने प्लेस किया एक तरीके से, तो लेयर 2 बोलना पड़ेगा। लेयर 2 तो वो है ही सही, उसका नाम क्या देना पड़ेगा, बी। अगेन इनके जो वर्ड्स बनेंगे तो वर्ड्स में बेसिकली यहाँ पे जब एटम्स प्लेस होंगे तो ये अगेन इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे आ जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लेयर 3, और इसको वापस से क्या नाम देना पड़ेगा, ए। तो ये अपने पास क्या हो गया, ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। केवल स्क्वायर पैकिंग इसका नाम देंगे, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से जो स्पेस लैटिस बनेगा, इस स्पेस लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आएगा। और यहाँ पे जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो सब आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं। स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि ये जो अपने पास एटम है, इस एटम का रेडियस और यूनिट सेल की एज लेंथ, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है। इफेक्टिवली इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना एटम्स प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, नियरेस्ट नेबर क्या है, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पता कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पैकिंग। अगेन 3D पैकिंग ही है, लेकिन 3D पैकिंग में यहाँ पे जो हम लेयर बनाएंगे ना, ये लेयर स्क्वायर पैकिंग का लेयर नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर पैकिंग की लेयर में थोड़ा सा वॉइड ज्यादा क्रिएट हो रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी थोड़ा कम आ रहा है। सिंपल क्यूबिक का पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है, 52.33। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में कितना आता है, 68%। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना आता है, 74%। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। अब यहां पे ये दोनों टाइप की पैकिंग, अच्छा इसमें अपने पास दो टाइप के यूनिट सेल बनेंगे, एक को बोलते हैं HCP यूनिट सेल और एक को बोलते हैं FCC यूनिट सेल। FCC का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या इसको और क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। बात एक ही होती है। मैं बता रहा हूं कि यहां पे जो यूनिट सेल बनने वाली है ना, इस टाइप की पैकिंग से जब हम 3D में पैक करेंगे तो दो टाइप का यूनिट सेल बन सकता है। एक होता है HCP यूनिट सेल, एक होता है FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल को भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसकी पैकिंग अभी तक नहीं पढ़ी है। और HCP यूनिट सेल में ना तो पैकिंग पढ़ा है और ना ही यूनिट सेल को पढ़ा है। ये दोनों यूनिट सेल बनाने के लिए, पैकिंग करने के लिए दो टर्म्स आपको बहुत नेसेसरी है, वो दोनों टर्म्स पहले पढ़ लेते हैं। तो दोनों टर्म्स अपने पास बेसिकली क्या है, वर्ड्स है बेसिकली, क्योंकि आपको क्या करना है, बेटर पैकिंग करना है। तो सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के वर्ड्स में ही प्लेस करना है, और ये सबसे बेटर पैकिंग है। तो यहां पे बेसिकली सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के वर्ड्स में ही प्लेस होगा। अब वर्ड्स अपने पास कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन से वर्ड में प्लेस करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इससे पहले हम यहाँ पे वर्ड्स को देख लेते हैं। तो वर्ड्स अपने पास टोटल दो टाइप के आएंगे। वैसे वर्ड्स और भी हैं, लेकिन 3D स्ट्रक्चर में जो वर्ड है, वर्ड्स इन 3D पैकिंग, इसमें इन दो टाइप के वर्ड से हमें सबसे ज्यादा मतलब है। बाकी इन वर्ड्स का क्या स्पेसिफिकेशन है, वर्ड्स मतलब खाली जगह। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस खाली जगह में भी एटम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा एटम यहाँ पे हम फिक्स कर सकते हैं, उस एटम का मैक्सिमम रेडियस क्या हो सकता है, वर्ड्स के ये स्पेसिफिकेशन होते हैं। इन स्पेसिफिकेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिलहाल इन दोनों टाइप के वर्ड्स की आप शक्ल देखो, क्योंकि शक्ल से बहुत मतलब है। शक्ल आपको पता होगी तभी आप ये पैकिंग कर पाओगे। अब शक्ल आप देखना, एक होता है टेट्राहेड्रल वर्ड, ये आपको 3D डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है। टेट्राहेड्रल वर्ड किस तरीके से बनता है, तो बेसिकली टेट्राहेड्रल मतलब 4 एटम्स को कनेक्ट करने से बनता है।
तो ये 3 एटम्स इस तरीके से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यहाँ इसके ऊपर जस्ट आपने एक एटम प्लेस किया है, चारों एटम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस आएगा, एम्प्टी स्पेस, इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या पता करना है कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर मैक्सिमम कितनी रेडियस का स्फीयर फिट किया जा सकता है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। फिलहाल केवल आपने क्या देखा कि टेट्राहेड्रल वॉइड की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। थोड़ा इसको और अगर मैं अच्छे से बनाऊं, अच्छे से क्या, सबसे अच्छी शक्ल तो यही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस ऊपर वाला एटम को थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस एटम का ये जो सेंटर है, पहली बात तो चारों एटम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये इस एटम का सेंटर, ये इस एटम का सेंटर, इनको कनेक्ट करो यहाँ पे, तो ये बेसिकली अपने पास क्या बन गया, टेट्राहेड्रन। और यहाँ बीच में कहीं पे वॉइड होगा, तो उस वॉइड की शक्ल को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। ये दोनों ही करेक्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो फोर्थ एटम इसको थोड़ा सा उठा के दिखाया गया ताकि आपको टेट्राहेड्रन या टेट्राहेड्रल वॉइड आपको नजर आए। बाकी करेक्ट स्ट्रक्चर तो यही है। और 3D स्ट्रक्चर में आप देख लेना कि टेट्राहेड्रल वॉइड किस तरीके से बन रहा है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक स्फीयर, 2 स्फीयर, 3 स्फीयर सब आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे वॉइड बनने वाला है, यहाँ पे वॉइड तो ऑलरेडी है, लेकिन मैंने इसके ऊपर एक और एटम प्लेस कर दिया, तो इस वॉइड की साइज थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। इसी वॉइड को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल 4 एटम से मिलकर ये वॉइड बन सकता है। अब आते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी बेसिकली बहुत अच्छे से देखो आप। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रन, ऐसा कुछ आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8 फेसेस। अब देखना यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा बनता है। टोटल आपको क्या करना पड़ेगा, 6 एटम्स को क्लोजली पैक्ड करना पड़ेगा। तो ये 3 तो ये हो गए, इसके ऊपर 4th एटम अगर आपने यहाँ पे रख दिया तो क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड आपने देख लिया, इसकी 3D स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई जा रही है, तो उसमें अच्छे से देखना। अब यहाँ पे टोटल 3 एटम्स हमें और पैक करना है, तो ये कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3, ये तो बॉटम लेयर के हो गए, 4 5 6, ये अपर लेयर के हो गए। टोटल 6 एटम्स है, और यहाँ बीच में जो वॉइड बन रहा है ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस वॉइड को देखने का अलग से एक तरीका भी है, वो तरीका भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको उस अलग तरीके से देख पाओगे तभी आगे इसके स्पेसिफिकेशन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो केवल शक्ल देख रहे हैं, लेकिन बाद में सॉल्व भी तो करना है। अब ये अलग से तरीका क्या है अपने पास देखने का, और उस तरीके से फिर आप इसको ऑक्टाहेड्रन की शक्ल भी दे पाओगे। देखना, टोटल अपने पास एक लेयर में 3 एटम्स है, और ये 3 एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं। मिनिमम पॉसिबल यहाँ पे एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। अब 3 एटम्स इसके ऊपर प्लेस करना है, कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि अगेन मिनिमम पॉसिबल यहाँ पे वॉइड रहे, और यहाँ से जो अपने पास वॉइड बनेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखना, आप थोड़ा उसको अच्छे से देखना, मैं पहले बना देता हूं। ये जो मैं डैश से दिखा रहा हूं ना, एक तरीके से आप इसको ट्रीट कर लो कि अपने पास लेयर 1 में 3 एटम्स थे, और उस लेयर 1 के 3 एटम्स के ऊपर ये लेयर 2 के 3 एटम्स प्लेस कर दिए। 3 एटम्स और 3 एटम्स। तो यहां बीच में जो वॉइड बन रहा है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से टिल्ट करके देखो। टिल्ट करके देखोगे ना ऐसे, इस तरीके से, तो आप ऐसे देखना है ना कि ये जो एटम है 1 2 3 4, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो एटम है 5th और 6th, ये जस्ट इसके ऊपर दिखाई देगा अप, और जस्ट इसके डाउन में आपको क्या दिखाई देगा, 6th एटम। तो इस तरीके से भी आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देख सकते हो। अब ये जो हमने इस तरीके से बनाया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसकी मैं वापस से कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता हूं, और उसमें जब आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड की शक्ल में बना के दिखाऊंगा तो एक्चुअली में ऑक्टाहेड्रल नजर आएगा। ये कुछ ऐसा बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक एटम इसके ऊपर प्लेस्ड है, एक एटम और इसके ऊपर प्लेस्ड है, ये ऊपर वाला एटम है, ये नीचे वाला एटम है, और 4 एटम अगर आप इसको टिल्ट करके देख रहे हो तो 4 एटम बेसिकली आपको एक ही प्लेन में नजर आ रहे हैं। ये वाले एटम 1 2 3 4 वाले, फिर अच्छे से बना देता हूं। ये एक ही प्लेन के 4 एटम,
इसके ऊपर जो एटम प्लेस्ड है, इसके ऊपर जो एटम प्लेस्ड है, ये इनके सेंटर हैं। सेंटर को इनके सेंटर से मिला दो तो अगेन ही आपको ऑक्टाहेड्रन दिख जाएगा। ऑक्टाहेड्रन का मतलब क्या होता है? 8 इक्वल फेसेस। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने बना रखा है। मैं चाहूँ तो वापस से 8 इक्वल फेसेस यहाँ बना के दिखा सकता हूँ। और ये सारे फेसेस कैसे हैं? ट्राइंगुलर फेसेस हैं। ये फेसेस। तो कितने फेसेस हैं? ये 1 फेसेस, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। ऊपर कितने फेसेस हो गए? 4। नीचे कितने फेसेस हो गए? 4। टोटल मिला के 8 फेसेस हैं ऑक्टाहेड्रन। इसमें 8 इक्वल साइड्स भी प्रेजेंट होती है एक तरीके से। और यहाँ कहीं पे जो वॉइड बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपने किस तरीके से बनाया? टोटल 6 एटम्स से बनता है। ये 6 एटम्स को इस तरीके से प्लेस करता है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की शक्ल ऐसी आती है। इस तरीके से देखना तो चलो ठीक है, ये आपको पैकिंग में देखने में काम आएगा, लेकिन जब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सॉल्व करने की बात आएगी तो सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा टिल्टिंग तरीके से देखना पड़ेगा। तो टिल्ट आपने किया इसको तो टोटल 4 एटम्स आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? प्लेन में नजर आ रहे हैं। ये एटम जस्ट इसके वॉइड के ऊपर प्लेस्ड है, ये नीचे वाला एटम जस्ट वॉइड के नीचे प्लेस्ड है। तो कुछ ऐसा बन रहा है। इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है, थोड़ा एक्सटेंड करके ऐसे बनाया तो आपको सीधा नजर आया कि ऑक्टाहेड्रन बन रहा है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो 2 आपने वॉइड देख लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम आ जाते हैं पैकिंग पे। पैकिंग में क्या करना है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। इसके लिए कंप्लीट 3D एनिमेशन आपको दिखाया जा रहा है और उस फिगर में आप अच्छे से देख लोगे कि कहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड है, कहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप नहीं देख पाए तो लेयर्स कैसे प्लेस करेंगे? लेयर्स प्लेस नहीं कर पाएंगे तो 3D लैटिस नहीं बनेगा। 3D लैटिस नहीं बनेगा तो FCC यूनिट सेल या HCP यूनिट सेल कहीं नहीं आने वाला। 3D पैकिंग, 3D पैकिंग में बी पार्ट पे थे हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स इन 3D। तो सबसे पहले मैं हेक्सागोनल लेयर तो बना देता हूं। एक लेयर बनाने में कुछ नहीं जा रहा है, इसके ऊपर नहीं प्लेस करना वरना स्क्वायर पैकिंग हो जाएगी। यहां वॉइड्स में प्लेस करना है इस तरीके से। अभी बहुत अच्छा तो आपको दिखेगा नहीं, आप तो साइड में देखते रहो। अभी तो लेयर ए आया है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? लेयर ए। ये हो गया फर्स्ट लेयर। सेकंड लेयर को कहां प्लेस करना है? लेयर बी बोलेंगे मतलब सिंपली बात है कि इसके एटम्स के ऊपर प्लेस नहीं करना, एटम से जो वॉइड क्रिएट हो रहे हैं ना, इन वॉइड्स में प्लेस करना है। प्लेस्ड इन वॉइड्स ऑफ लेयर ए। तो ये आप हर जगह वॉइड्स देख सकते हो। अच्छे से नहीं बन रहे हैं वॉइड, लेकिन फिर भी आप देख लो, ये कुछ ऐसे वॉइड बन रहे हैं। ठीक है, तो इन वॉइड्स में आप सेकंड लेयर को प्लेस करोगे। ठीक है, अब सेकंड लेयर को प्लेस करने के बाद क्या होगा कि यहां पर बेसिकली 2 टाइप के अपने पास सेकंड लेयर को प्लेस करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मैं सिंपली आपको बना के दिखा रहा हूं वैसे ही। ठीक है, बनाने से भी क्या फायदा है? सेकंड लेयर को प्लेस करने के बाद क्या होगा कि सेकंड लेयर में आपको 2 वॉइड दिखेंगे, 2 टाइप ऑफ वॉइड्स इन सेकंड लेयर। ये वॉइड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड या कौन सा है? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसके बाद हमें क्या करना है? थर्ड लेयर प्लेस करना है। अब थर्ड लेयर प्लेस जब हम करेंगे तो अगर ये मान लो कि फर्स्ट लेयर से मैच कर गया तो क्या बोलेंगे? ए बोल देंगे तो क्या बन जाएगा? ए बी और ए बन जाएगा। और अगर थर्ड लेयर से मैच नहीं किया तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? सी। तो क्या बन जाएगा? ए बी सी। तो ये किस तरीके से मैच करता है या किस तरीके से मैच नहीं करता है ये आपको अच्छे से दिखाई देगा इस एनिमेशन में। थर्ड लेयर को अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्लेस करते हैं, इफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इफ थर्ड लेयर is placed on tetrahedral void of second layer, then HCP arrangement, hexagonal close packing arrangement कैसा आएगा? AB AB।
जब आप सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड पे अगली लेयर प्लेस करोगे तो जो अगली लेयर है थर्ड लेयर वो फर्स्ट लेयर के एटम से मैच कर जाएगी, तो क्या बोलना पड़ेगा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट आएगा और यहां से HCP यूनिट सेल बनेगा। HCP यूनिट सेल में अभी आपको बनाऊंगा। और इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन octahedral voids of second layer, then CCP टाइप का लैटिस बनता है। CCP को क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट आता है ABC इस टाइप का आता है, क्योंकि थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से मैच नहीं करता है। तो ABC टाइप का अरेंजमेंट किस तरीके से बन सकता है, AB टाइप का अरेंजमेंट किस तरीके से बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब ABC टाइप का अरेंजमेंट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग से जो यूनिट सेल निकल के आएगा उसको क्या बोलते हैं, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। AB टाइप का अरेंजमेंट जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। और यहां से जो अपने पास यूनिट सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं, HCP यूनिट सेल। अब HCP यूनिट सेल कैसा होता है ये भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप ये सारी स्ट्रक्चर किस तरीके से बन रही है इसको 3D डायग्राम में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। HCP यूनिट सेल भी मैं बना देता हूं, और HCP यूनिट सेल बनाने के बाद आपको ठीक तरीके से नजर भी आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग करोगे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ ना कुछ यहां पे सिमेट्री मैच करने के बाद अगर एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर यूनिट सेल में नजर आता है तो उससे आप ये कंफर्म तरीके से बोल सकते हो कि यही स्पेस लैटिस था और इसी स्पेस लैटिस से फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना है। लेकिन HCP आपको अच्छे से दिखाई देगा, HCP में कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल, देखना किस तरीके से ये हम पैकिंग कुछ इस तरीके से कर रहे थे ना। मैं पहले पैकिंग दिखा देता हूं, उसके बाद इसकी जो लेयर्स है उनको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां बेसिकली इस तरीके से कुछ हेक्सागन बन रहा है, तो देखना जब आप इसको देखोगे तो ये आपको ऐसा ही दिखाई देगा। सिमिलरली ये कौन सा हो गया, फर्स्ट लेयर, ये कौन सा हो गया, थर्ड लेयर। थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से मैच करता है, ये हो गया A, ये हो गया A। अब इनके जो वर्ड्स हैं टोटल यहां पे आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 और इधर भी आएगा 6 वर्ड्स आएंगे। 6 में से केवल 3 में प्लेस हो पाएंगे, सब में प्लेस नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 आइटम्स इस तरीके से प्लेस होंगे। तो ये हो गया अपने पास लेयर A, लेयर B और लेयर A वापस आ गया। इसको AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलेंगे। यहाँ से जो यूनिट सेल बनेगी वो क्या होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल आपने बना दिया। अब इस यूनिट सेल को बहुत अच्छे से आप देख लो कि कहां कहां पर लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है और हर किसी लैटिस पॉइंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताइए लैटिस पॉइंट कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है ये, और कॉर्नर्स के साथ साथ और कहां है, यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली 3 एटम प्रेजेंट है, कंप्लीटली प्रेजेंट। तो यहां से मैं आपको क्या बता सकता हूं कि इस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद पैकिंग एफिशिएंसी आपको डिस्कस करना है, ए और आर में रिलेशनशिप भी डिस्कस करना है। टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा करेंगे कि इसको डिस्कस बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये CCP जो क्लोज पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यहां से फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये यूनिट सेल मिलती है, उसको मैं दिखा देता हूं। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ये किस तरीके से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। देखना एक एटम है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। अगर जाके देखोगे ये लेयर A हो गया, लेयर B हो गया, सिमिलरली यहाँ पे ये लेयर C आ जाता है कुछ इस तरीके से, और अगर अपने पास क्या आ जाता है, लेयर A आ जाता है, A B C A, CCP FCC यूनिट सेल निकलेगा यहाँ से। अब ऐसा स्ट्रक्चर ये मैंने आपको एक बेसिकली 3D डायग्राम में देखने के बाद ये कुछ स्ट्रक्चर आपको मिला है, और ये स्ट्रक्चर अगर आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देख पाते हो तो वहां से ये आइडिया लग जाएगा कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इसी टाइप के लैटिस से कट करने के बाद आया। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं, और ये दिख भी जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक में।
अब आप सोचोगे कि सर ये कहाँ से आया, तो ये ऐसा नहीं आ सकता, ये तो आप 3D में देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो आपको पैकिंग करके दे रखा है उसी में से कहीं ना कहीं व्यू करोगे तब जाके ये आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन ये अब मैं सीसीपी में आपको दिखाना चाहता हूँ। कॉर्नर्स पे अपने पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस सेंटर पे। तो थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं इसको। फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट आना चाहिए। अगर ऐसा अरेंजमेंट आ गया तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि सीसीपी पैकिंग से एफसीसी यूनिट सेल मिल सकता है। कॉर्नर और फेस सेंटर पे तो देखना, ये फ्रंट वाला फेस सेंटर है, ये अपने पास लेफ्ट वाला फेस सेंटर है, ये बॉटम वाला फेस सेंटर है। सिमिलरली ये बैक वाला फेस सेंटर है, ठीक है। ये अपने पास टॉप वाला फेस सेंटर है, ये राइट वाला फेस सेंटर है। अब देखो ये हो गया लेयर ए, इसके बाद आप देखना ये लेयर बी, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा बन रहा है। इसके बाद आप ये देखो लेयर सी, और उसके बाद वापस से ये क्या आ गया, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी। लेकिन ये एक छोटा सा हिस्सा आपने कैसे देखा, ये 3D स्ट्रक्चर से ही पता चल सकता है कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो आपने किया है उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको ऐसा नजर आएगा और ये छोटा सा हिस्सा आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक में भी नजर आ जाता है। तो यहां से कंफर्म हो गया कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में से जो स्मॉलेस्ट पार्ट हम कट करेंगे वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ही होगा। तो यहाँ पे अपने बेसिकली पैकिंग कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। पैकिंग में आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को 3D में किया। 3D में करने के बाद दो स्ट्रक्चर्स आपको मिलती है, एचसीपी यूनिट सेल और एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल कैसा है और एचसीपी यूनिट सेल कैसा है, ये दोनों आपने देख लिया। इसके स्पेसिफिकेशन तो आपने पढ़ रखे हैं, इसके स्पेसिफिकेशन हमें डिस्कस करना बाकी है।